हेलो दोस्तों। आज मैं रिगोर मॉर्टिस मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो एक हांगकांग की मशहूर कॉमेडी सीरीज मिस्टर वैम्पायर को ट्रिब्यूट देती है। यह मूवी डिप्रेशन और अकेलेपन जैसे विषयों पर आधारित है, जो इसे एक गहरी और भावनात्मक यात्रा बना देता है। ज़्यादा देर न करते हुए एक्सप्लेनेशन को शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक खूनी लड़ाई के बाद के दृश्य से होती है, जिसके साथ एक डरावना गीत सुनाई देता है। हम अपने मुख्य किरदार चिन से मिलते हैं। चिन एक रिटायर्ड एक्टर है, जिसने अपनी शोहरत, पैसा और खुशियां जैसे सब कुछ खो दिया है। लिफ्ट में सफेद बालों वाला एक छोटा लड़का घुसता है, जो किसी सॉस या शहद जैसी चीज में लथपथ है। लिफ्ट के बाहर से तेज आवाजें आती है, जिससे लगता है जैसे शायद उस लड़के ने कहीं से खाना चुराया है और भाग आया है। वह लड़का कॉम्प्लेक्स में दौड़ता हुआ जाता है और पुराने घंटी को बजाता है। चीन अपने अपार्टमेंट 2442 पर पहुंचता है। यहाँ हमारी मुलाकात एक बुजुर्ग आदमी से, यानी कि अंकल इन से होती है, जो इस अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड है। अंकल इन बताते हैं कि वे सभी निवासियों और उनकी आदतों को जानते हैं, और चिन को आश्वस्त करते हैं कि यह इलाका बिल्कुल सुरक्षित है। अंकल इन अपार्टमेंट के दरवाजे पर सम्मानपूर्वक दस्तक देते हैं, जैसे भीतर प्रवेश की अनुमति मांग रहे हो। फिर वो अंदर जाते हैं, चारों ओर देखता है और थोड़ा घबराया हुआ होता है। अंकल इन आगे बढ़ते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए अगरबत्ती जलाते हैं। साफ दिखता है कि वे किसी अदृश्य सत्ता से बात कर रहे हैं, जो शायद उस खाली पड़े अपार्टमेंट में रहती है। जिन अपना सामान खोलता है, जिसमें उसके एक्टिंग करियर के दौरान पहने गए कई कॉस्ट्यूम शामिल है। वह एक कुर्सी पर खड़ा होता है, गर्दन में फांसी का फंदा डालकर। वह अपने बेटे की रिकॉर्ड की हुई आवाज अपने फोन पर सुनता है। उसके बेटे का संदेश कहता है कि मम्मी ने मुझे वो घड़ी धोने को कहा है, जो मैंने आपके कलाई पे बनाई थी। पापा, आप घर कब आओगे? चीन के हाथ में अब भी वो घड़ी बनी हुई है। वह उसे धो नहीं पाया। कुछ डरावने दृश्य दिखाए जाते हैं, जो संकेत देते हैं कि शायद चीन की पत्नी और बेटा किसी दुखद हादसे में चल बसे हैं। अब चीन कुर्सी से कूद जाता है और फंदे से झूलने लगता है। जैसे जैसे उसकी सांसें थम रही है, हमें कुछ रहस्यमय दृश्य दिखते हैं, जैसे जीवन, मृत्यु और क्षय का चक्र। और फिर एक भूतिया आकृति सफेद चादर के नीचे से उठती है और मरते हुए चीन के पास पहुंचती है। वह भूत चीन के शरीर में प्रवेश करता है और ऐसा लगता है कि फंदे से निकलने की कोशिश कर रहा हो, या फिर शायद हवा में स्टाइल से नाचना चाहता हो। तभी अचानक एक आदमी कमरे में घुसता है और फंदा काटकर चिन को नीचे गिरा देता है। लेकिन अब चिन भूत के कब्जे में आ जाता है और वह उस आदमी पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान चीन का फोन भी टूट जाता है। वह आदमी चीन का चेहरा एक आईने के सामने ले जाकर दिखाता है, जहां पता चलता है कि चीन को एक महिला के भूत ने जकड़ रखा है। फिर वह चीन को एक दीवार पर फेंक देता है, जिससे वह महिला आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। चीन होश में आता है और देखता है कि दर्जनों पड़ोसी आ गए हैं। चीन काले रंग की गाड़ी उल्टी करने लगता है, कुछ ऐसा जो अक्सर भूतों के साये में देखने को मिलता है। अब चीन अपने नाकाम आत्महत्या के प्रयास के बारे में सोच रहा होता है कि उसे दरवाजे पर आवाज सुनाई देती है। वह गैप से झांकता है और एक डरावनी औरत बाहर खड़ी दिखाई देती है। जब वह दरवाजा खोलता है तो वो औरत गलियारे में रखे भोजन प्रसाद खा रही होती है। उस औरत का नाम फैंग है, और वही उस छोटे सफेद बाल वाले लड़के पैक की माँ है, जिसे हमने पहले देखा था। फैंग और उसका बेटा पैक बेघर है। अब जब फैंग चीन के कमरे में झांकती है, तो उसे छत से लटकती एक मृत महिला की परछाई दिखाई देती है। घबरा कर तुरंत वहां से भाग जाती है। अब हम मिलते हैं याओ से, वही आदमी जिसने चीन की जान बचाई थी। याओ एक छोटी सी रेस्टोरेंट चलाता है और अपार्टमेंट के सभी लोगों के लिए खाना बनाता है, यहाँ तक कि मृत आत्माओं के लिए भी। याओ और चिन की बातचीत से पता चलता है कि याओ पहले वैम्पायर हंटर था। हालांकि
वह अब भी अपने पास चिपचिपा चावल रखता है। चीनी वैम्पायर जिन्हें जियांगशी कहा जाता है, वे इस चावल से डरते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पश्चिमी वैम्पायर लहसुन से डरते हैं। इसके बाद हमारी मुलाकात होती है आंटी मुई से। आंटी मुई एक दयालु और सबकी चहेती महिला है। वह अपने पति टोंग के साथ रहती है। आंटी मुई सबके कपड़े सिलती है और बच्चों का भी ख्याल रखती है। वह चीन से पूछती है कि क्या उसने अपने अपार्टमेंट में कुछ अजीब महसूस किया। चीन कहता है कि वह भूत या प्रेत या किसी अलौकिक चीज पर विश्वास नहीं करता। कचरा निकालते समय टोंग को सीढ़ियों के नीचे से बच्चों की रोने की और हंसने की आवाजें आती है। वह नीचे झांककर देखने लगता है। टोंग नीचे एक पीला सफेद सा दिखने वाला लड़का देख पाता है जो कोने में दुबका हुआ है। उसका चेहरा बुरी तरह से विकृत है। टोंग घबराहट में पीछे हटता है, लेकिन उसके पैर फिसल जाते हैं। सीढ़ियों पर फिसलकर टोंग नीचे गिर जाता है और ऐसा लगता है जैसे उसकी गर्दन टूटी हो, जिससे उसकी मौत हो गई है। हालांकि आंटी मुई को यह पता नहीं चलता, लेकिन उन्हें कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। टोंग वापस लौटता है और आंटी मुई को उसके लिए तैयार किया गया प्यारा सा फुट बाथ मिलता है। टोंग कहता है कि उसके पैर बहुत ठंडे हैं और वह रहस्यमय तरीके से कहता है कि वह कुछ दिनों में वापस आएगा। लेकिन आंटी मुई एक सपने से जागती है। असलियत यह है कि टोंग कभी घर पहुंचा ही नहीं। अंकल इन टोंग की एक्सीडेंट वाली जगह पे जाता है और वहाँ खून के निशान पाता है। वही जमीन पर उसे एक सोने का दांत भी मिलता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि आंटी मुई एक तांत्रिक गांव से संपर्क करती है, इस उम्मीद में कि वह टोंग को वापस जिंदा कर सके। गांव साफ दिखने वाला लेकिन काला जादू करने वाला आदमी है। वह एक गहरा अनुष्ठान करता है और कहता है कि टोंग को 7 दिनों में फिर से जीवित कर देगा। वह टांग के चेहरे पर सिक्कों से बनी हुई मास्क रखता है और सख्त हिदायत देता है कि इसे किसी भी हालत में मत हटाना। गाओ खुद भी बीमार दिखता है। वह काले जादू का उपयोग करके अपनी जॉइंट सुलगाता है और देवताओं की मर्जी के खिलाफ थोड़ा नशे में चला जाता है। अगर ध्यान से देखें तो उसके जॉइंट के धुएं में आपको एक बच्चे की आकृति दिखाई देती है। अब हालवे में चीन की मुलाकात फिर से पैक और फैंग से होती है। अचानक पैक का चेहरा डर में बदल जाता है। चार विशाल भूतिया आकृतियां छाते पकड़े हुए उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है, इतनी डरावनी कि रोंगटे खड़े हो जाए। इन भूतों को चीनी मिथक में हेई बाई वुचांग कहा जाता है, चीन के अंडरवर्ल्ड के रीपर, जो मरे हुए लोगों की आत्माओं को दूसरी दुनिया तक ले जाते हैं। ये रीपर्स किसी खास आत्मा की तलाश में गलियारे में घूम रहे हैं। चीन पैक और फैंग के पीछे पीछे बेसमेंट तक पहुंचता है, जहां वे सोते हैं। उसे वहां अंकल इन मिलते हैं, जो काफी समय से फैंग और पैक का ध्यान रख रहे हैं। यह खुलासा होता है कि फैंग अपार्टमेंट 2442 में अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति पड़ोस की दो जुड़वा लड़कियों को ट्यूशन देता था। फिर आता है फिल्म का सबसे विचलित कर देने वाला सीन। फैंग का पति उन जुड़वा में से एक के साथ निर्दयता से बलात्कार करता है। दूसरी बहन उसे कैंची मार मार कर मार देती है, लेकिन कैंची उसके शरीर को भेदते हुए उसके बहन को भी लग जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। बची हुई आखिरी बहन पश्चाताप में खुद को फांसी लगा लेती है। फैंग घर वापस आती है और इस भयानक दृश्य को देखकर पागल हो जाती है। तभी से वह अपने ही अपार्टमेंट में कदम नहीं रख पाई है। अब साफ हो जाता है कि यही जुड़वा लड़कियां अपार्टमेंट में भटक रही है। उधर आंटी मुई अपने मृत पति टोंग से एक तरफा बातें कर रही है। टोंग का शरीर अब भयंकर हालत में है। चीन याओ के पास जाता है और उसे कहता है कि वह अपार्टमेंट 2442 में भटक रही इन दोनों जुड़वा आत्माओं को शांत कर दे। याओ झिझकता है। वह चीन को अपने पिता के बारे में बताता है, जो कि एक ताओइस्ट भिक्षु और वैम्पायर हंटर थे। एक दिन वह अपने काम पर गए और कभी वापस नहीं लौटे। याओ बचपन में इसी अपार्टमेंट में अकेले रहते थे। याओ के पास अपने पिता के सारे पुराने हथियार थे, जो वैम्पायर को हंट करने में काम आते थे। अब चीन वापस अपने कमरे में जाता है और अचानक खून में सरोबर हो जाता है। गांव उसे गला दबाकर पकड़ लेता है। वह चीन के माथे पर एक ताबीज चिपकाता है और
चीन को चारे की तरह इस्तेमाल करता है ताकि जुड़वा लड़कियां बाहर आए। लड़कियां जाल में फंस जाती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। गांव की शक्तियां भी उनके आगे कम पड़ती है और वह बुरी तरह से पिट जाता है। तभी याओ आता है और लड़ाई अब बहुत ही भयंकर बन जाती है। दोनों मिलकर लड़कियों को लकड़ी की अलमारी में कैद कर देते हैं। याओ गांव से कहता है कि वो अलमारी को जला दे, लेकिन गांव के चेहरे पर साफ है कि वह कुछ और ही योजना बना रहा है। जिन याओ को अब टॉम की गुमशुदगी की चिंता सताती है। अंकल इन बताते हैं कि उन्होंने फैंग से सुना है कि टॉम को कई बच्चों वाले एक आदमी ने मार दिया है। वह उसे सोने का दांत भी दिखाता है जो उसे सीढ़ियों के नीचे मिला था। अब इनको देखकर आंटी मुई डर जाती है। उसे लगता है कि वो उनकी योजना को बिगाड़ देगा और वह उसका सिर घड़े से कुचल कुचल कर मार डालती है। अब याओ पैक को आंटी मुई के घर जाते हुए देख पाता है। आंटी मुई पैक से कहती है कि अंकल टोंग अस्वस्थ है, पर सब ठीक हो जाएगा। आंटी मुई पैक को टोंग के लिए बलि के रूप में पेश करती है। यह हम देख पाते हैं कि याओ के पास एक डिवाइस होता है जो एक्टिवेट हो जाता है, जो ये दर्शाता है कि अब टोंग पूरी तरह से जियांगशी यानी कि वैम्पायर में बदल चुका है। याओ तुरंत आंटी मुई के अपार्टमेंट में पहुंचता है जो अब पूरी तरह तबाह हो चुका है और खून से भरा है। वहां उसे बुरी तरह घायल गाओ मिलता है जो स्वीकार करता है कि उसी ने जियांगशी यानी कि वैम्पायर बनाया है। यही फ्लैशबैक में पता चलता है कि टोंग की मौत गिरावट की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि गाओ ने ही टोंग को गिरने के बाद उठाया और जब उसे पता चला कि अंकल टोंग अभी भी जिंदा है तो उसने उन्हें बचाने की बजाय ऊपर से नीचे फेंक दिया, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। अब यहाँ पे गांव का प्लान सबके सामने आता है। वह बताता है कि उसे फेफड़ों का अंतिम स्टेज का कैंसर है और वह अपनी जिंदगी को बढ़ाने के लिए अजन्मे बच्चों की राख पी रहा था। इसी वजह से उसकी सांस या धुएं में बच्चों का आकार दिखाई देता है। उसके आसपास रहने वाले बच्चों के भूत भी शायद उन्हीं अजन्मे बच्चों की आत्माएं थी। यह वजह थी कि चीनी अंडरवर्ल्ड ट्रिपर्स उसे ढूंढ रहे थे, क्योंकि क्योंकि वह अपनी प्राकृतिक मृत्यु अवधि से बहुत आगे तक जी चुका था। गांव को जुड़वा लड़कियों की शक्तिशाली आत्माओं की जरूरत थी ताकि वे टोंग के शरीर में प्रवेश कर सके और बाद में वह उस शरीर को जलाकर उसकी राख का उपयोग कर सके। वह जानता था कि आंटी मोई टोंग को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए उसने उसे आसानी से बहका लिया। थोड़ी देर बाद गाओ अपनी चोटों से ही मर जाता है। याओ अब बाथरूम में जाता है और उसे खून, मांस और सफेद बालों से भरा हुआ पाता है। दूसरी ओर फैंग घंटी बजाते हुए बिल्डिंग में घूम रही है, अपने बेटे पैक को ढूंढते हुए। उसे उसके साथ क्या हुआ यह पता नहीं। उसे गांव के कमरे से आवाज आती है और वह यह सोचकर अंदर जाती है कि शायद पैक वही हो। अंदर अंधेरे में अलमारी में कुछ आवाजें आती है और वह सोचती है कि पैक अंदर है और अलमारी खोल देती है, लेकिन वह अनजाने में उन जुड़वा आत्माओं को आजाद कर देती है। अब हैंग को गलियारे में अपने बेटे पाक का भूत दिखाई देता है और उसे सच्चाई पता चल जाती है कि उसका बेटा मर चुका है। दुख और गुस्से से पागल होकर वह अपने खून से जियांशी को लुभाती है और उससे आमने सामने भिड़ती है। लेकिन वह प्राणी इंसान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और वो फैंग को भी मार देता है। चीन थोड़ा देर से पहुंचता है और कॉकटेल जियांशी पे फेंकता है, जिस वजह से थोड़ी देर के लिए जियांशी नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी जुड़वा आत्माएं प्रकट होती है और टंग के शरीर को अपने कब्जे में ले लेती है। अब जब जियांगशी पर जुड़वा आत्माओं का कब्जा हो चुका है तो वह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। वह चिन को धातु की छड़ से भेद देता है और वहां से भाग निकलता है। याओ गंभीर रूप से घायल चिन को पाता है और एक मंत्र का उपयोग कर उसका शरीर अस्थायी रूप से ठीक और मजबूत कर देता है। दोनों जियांगशी को एक जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं ताकि उसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। याओ अपने परिवार की पीढ़ियों से इस्तेमाल होती आई हंटिंग टैबलेट निकालता है। वह अपनी उंगलियां टैबलेट में धंसाता है। अब उसका हाथ टैबलेट में फंस चुका है और उसे इसे घुमाते रहना पड़ता है। दूसरी ओर चिन और टंग के बीच भयंकर लड़ाई होती है। टैबलेट की अंतिम घुमाव से याओ का हाथ उसके शरीर से अलग हो जाता है। आखिरी प्रयास के तौर पर याओ चिन को एक लकड़ी की तलवार देता है जो एक धागे से बंधी होती है।
लेकिन तलवार जल्द ही टूट जाती है। लेकिन चीन किसी तरह वो तलवार टोंग की गर्दन में घोंप देता है। याओ देखता है कि सूरज निकल रहा है और अब कोई रास्ता न देखकर वह खुद खिड़की से कूद जाता है, चीन और टोंग दोनों को अपने साथ खींचते हुए। जैसे ही टोंग का शरीर सूरज की रोशनी में आता है, वह जल उठता है और तीनों नीचे जमीन पर गिरते हैं। टोंग के शरीर के जलने से जुड़वा आत्माएं उससे बाहर निकल जाती है। आंटी मुई अंधेरे से बाहर आती है। अब वह समझ चुकी है कि उसका प्रेम हमेशा के लिए खो गया। वह कांच का एक टुकड़ा उठाकर अपना गला काट लेती है और राख में बदल जाती है। धीरे धीरे बर्फ गिरने लगती है, जबकि चीन और याओ अपनी चोटों की वजह से मर जाते हैं। आखिरी सीन में पता चलता है कि फिल्म की पूरी घटनाएं वास्तव में चीन के दिमाग में बनी हुई एक कल्पना थी। वह भी ठीक उसी समय जब उसने फांसी लगाई थी। असलियत में बिल्डिंग के सभी लोग बिल्कुल नॉर्मल है। फैंग और पैक सामान्य और खुशहाल निवासी है। याओ सिर्फ एक रसोइया है। आंटी मुई अपने पति टोंग की वास्तविक मौत से दुखी रहती है। याओ चीन की लाश पाता है, जो असल में आत्महत्या की वजह से मर चुका होता है। गाओ कोई जादूगर नहीं, बल्कि शव परीक्षक है, जो चीन की बॉडी को मॉर्चरी में चेक कर रहा है। इससे साफ होता है कि चीन के अभिनय करियर की असफलता, उसका व्यक्तिगत संघर्ष और शायद उसकी पत्नी का उसे छोड़कर चले जाना, यह सब उसकी आत्महत्या के असली कारण थे। उसका दिमाग मरते समय एक ऐसी दुनिया बनाता है जिसमें वह हीरो की मौत मरता है। उसने अपने पुराने फिल्मों से जुड़े पौराणिक तत्व, चिन्नी वैम्पायर और भूतों की कहानियों को मिलाकर यह पूरा कल्पनात्मक यूनिवर्स बनाया था। और बस इसी के साथ होता है मूवी का दी एंड। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं और किसी एक्सप्लेनेशन के साथ।